नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ। मैं हूं नेहा शुक्ला। आज हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं, अतिथि हैं, आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। रंजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंजीता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव भी हैं। पहले तो बहुत बहुत आपको मैं बधाई देती हूं कि आपको ये जो पोजीशन मिली है और इसके ज़रिए आप जो राज्य के बच्चे हैं उनके कल्याण में लगी हुई हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक इसके लिए। लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगी रंजीता जी कि अभी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ और उस मसले पर आपने जो है खुलकर अपनी बात रखी है। एक छात्रा, उस पर आरोप लगाया गया कि उसने दूसरी छात्राओं का जो है अश्लील वीडियो बनाया, उससे शेयर कर दिया और यूनिवर्सिटी ने उस पूरे मामले को कवर करने की, उसे दबाने की कोशिश की। देखिए, मैं मानती हूँ कि इस तरीके के इंसिडेंट्स आज सोसाइटी में इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल, इंटरनेट और जो सुविधाएं हैं वो आज हर एक रिक्शा पुलर से लेकर हर किसी बच्चे के पास वो मोबाइल है। अब कोरोना काल के अंदर जब क्लासेस थी तो हमने एक अपने 5 साल के बच्चे को भी मोबाइल थमाया और उनकी क्लासेस के थ्रू लगी, पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे करना है, उसके लिए गाइडेंस कितनी देनी है, उसको सिखाना है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। आज हम स्कूल्स में गुड टच बैड टच तो सिखाते हैं, तो क्या हमने अपने बड़े बच्चों को ये सिखाया है कि आपने इस मोबाइल का कितना यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है? क्या हम उनको ये शिक्षा दे पा रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? मैं ये मानती हूँ जिस बच्ची के ऊपर ये आरोप लगा है, जिसने ये काम किया है, निश्चित तौर पे वो किसी न किसी दबाव में ये काम कर रही थी। क्या हो सकता है कि वो खुद ही ब्लैकमेल हो रही थी और इस वजह से मजबूर होकर ही काम कर रही थी, पर कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है। और जो ये हॉस्टल था, रिसेंटली एडमिशन ज़्यादा होने की वजह से बॉयज़ हॉस्टल से इसको गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट किया गया था, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ कि वॉशरूम के अंदर वो पार्टीशंस नहीं थे जो होने चाहिए थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। और कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया मुझे पुलिस का भी नज़र आया, क्योंकि इस मामले के अंदर बार बार स्टेटमेंट्स चेंज हो रही थी। पहले आया कि 2 बच्चियों ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, फिर उसको कवर अप किया गया, नहीं जी पसीने आ रहे थे जी, गर्मी थी जी, उसके बाद उनको डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश हो रही थी, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ढकने की और कवर करने की कोशिश की गई, ये मैं मानती हूँ। और शुरुआत में बताया गया कि 16 वीडियोज़ हैं, और जिस तरीके से वार्डन वहाँ पर अपना एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बोलती हुई नजर आई कि आप अपनी तो बना रहे थे, आपने इन बच्चियों की क्यों बनाई? आप अपना करियर तो खराब कर रहे थे, हमने इनका करियर क्यों खराब किया? बाद में बिल्कुल ही उसके ऊपर लीपापोती कर गई कि एक भी वीडियो जो है किसी और की नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसके अंदर मैं मानती हूँ ढुलमुल रवैया चल रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट की वेट की जा रही है, क्यों ना फास्ट ट्रैक के तहत जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि कितना डैमेज हुआ है, कितनी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, कितनी बच्चियाँ इससे ग्रस्त हुई हैं। और लगातार जो है पंजाब गवर्नमेंट को भी मैं रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ। जो हमारे सीएम साहब हैं, उनके खुद के ही मैसेजेस इतने गलत जाते हैं, जिस तरीके से उनको जर्मनी में ड्रिंक करने की वजह से पोर्ट नहीं करने दिया जाता, तो निश्चित तौर पे एक आपका जो सिरमौर है, अगर उसका ये रवैया है और वो इस शराब की हालत के अंदर एक फ्लाइट से उतार दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे पूरा मैसेज जो है वो सोसाइटी के अंदर गलत जाता है। और जहाँ तक इस यूनिवर्सिटी की बात है, 50,000 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजता है। और ये एक बहुत बड़ा दाग है अगर इस तरीके का इंसिडेंट होता है, और पहले भी क्या पता कितने हुए होंगे। ये मीडिया में पब्लिसाइज हो गया, स्कैंडल बड़ा बन गया, और इससे पहले भी कितनी बच्चियों की वीडियोस बन चुकी हैं। आपने देखा भी और हम सब ने देखा, क्योंकि इसको लगभग हर मीडिया ने कवरेज दी, बीबीसी से लेके जो तमाम राष्ट्रीय चैनल्स हैं उन्होंने भी कवरेज दी, और ये हंगामा, जो विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा स्तर पर हो गया कि तब जाके जो कार्रवाई करनी पड़ी। जो छात्र हैं हॉस्टल में, उनका नेटवर्क जो है, वाईफाई जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उन्हें उनके जो गेट हैं हॉस्टल के उसको बंद कर दिया गया कि वो बाहर ना निकले और प्रदर्शन ना कर पाए। लेकिन इन छात्रों ने हौसला नहीं जो है गवाया, और उसके बावजूद प्रदर्शन के अपने राइट्स के लिए लड़ते रहे। लेकिन राइट्स की जब बात आती है, क्योंकि आप राइट्स के लिए काम करती रहती है, तो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अक्सर ये देखा जाता है कि वो राइट्स को दबाने की कोशिश करते हैं, बेशक वो मोटी रकम जो है फीस के रूप में वसूलते रहते हैं। निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ कि वो कहते हैं कि बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये आज किसी की बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। और अब आज मैं अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की आपको एग्जांपल देती हूँ, अब बहुत साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, पर अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, आज उनके वॉशरूम्स में भी पार्टीशन
इसी तरीके की है। तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसा कोई हादसा हो? क्यों ना हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्राओं को पढ़ाती है वहाँ पे हॉस्टल बनाकर उनको वहाँ पे रखती है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, चाहे वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के, प्रॉपर वहाँ पे सेंसिटाइजेशन करके ये पार्टीशंस करनी चाहिए, ताकि एक बच्ची अपने परिवार से बाहर अगर वहाँ पे पढ़ने जा रही है तो क्यों ना वो अब अपने आप को वहाँ पे सिक्योर महसूस करे। एक जो आप सेंसिटाइज करने की बात कर रही है, हम चाहे कितनी भी महिला अपराधों की बात करते हैं, किसी तरह के जो है खतरनाक से खतरनाक अपराध सामने आ जाते हैं, भयावह मैं कहूँगी कि अपराध सामने आ जाते हैं, उसके बाद जो है एक समाज की संवेदनशीलता मैं देखती हूँ। और इस समाज में यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोग भी आते हैं, समाज में पुलिस भी आती है, समाज में राजनेता भी आते हैं। मैं महिला नेताओं की बात भी कहूँगी, क्योंकि जो संवेदनशीलता उनको दिखानी चाहिए थी इस पूरे मसले पर, वो संवेदनशीलता समाज के किसी भी वर्ग की तरफ से नज़र नहीं आती। हाँ, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है आपके हाथों में, आपकी ज़ुबान पे बेड़ियाँ लगा देती है कि आप खुलकर उसके ऊपर नहीं बोल पाते। पर मैं ये मानती हूँ कि इस तरीके के इंसिडेंट एक बहुत बड़ा अलार्म है किसी और बड़े हादसे को अंजाम देने से पहले। और जिस तरीके से शुरुआत में बताया गया था कि सुसाइडल अटैम्प्ट हुआ है और उसके बाद 2 बच्चों ने सुसाइड किया है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया होता तो आज 2 घरों के चिराग बुझ चुके होते। आज वैसे भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, किसी की 1 बेटी है, किसी के 2 बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा किसी के बच्चे नहीं हैं। तो आज इस तरीके के माहौल के अंदर क्या हम अपनी बेटियों को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेजने के लिए महसूस करेंगे? आज हम भी यहाँ पर रह रहे हैं और मैक्सिमम लोग, चंडीगढ़ चलो, सराउंडिंग एरिया, ट्राई सिटी जो है, वहाँ पे हमें सहूलियत है कि बच्ची शाम को घर पे आ सकती है। पर जो पूरा सराउंडिंग एरिया है पंजाब, जहाँ से रूरल बेल्ट में कहती हूँ, पूरे के पूरे लोग उठ के आके इन हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं ताकि अपना करियर बना सके, ताकि वो अब्रॉड जा सके, बाहर जा सके। पर निश्चित तौर पे इस चीज़ों पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। सीसीटीवी कैमरास जो कि हर गर्ल्स हॉस्टल के कॉरिडोर से लेकर हर कमरे तक होने चाहिए, वो इंस्टॉलेशन क्यों नहीं करवाई गई थी, यूनिवर्सिटी वालों से पूछना चाहिए। आज उसको बॉयज़ हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल कन्वर्ट किया गया था, तो उसके अंदर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी कि बच्चों के जो एक प्राइवेसी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। और जिस तरीके से ये हालात हुए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, यूनिवर्सिटी के जो एक रेपुटेशन है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आप उसके बाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को छुट्टियां कर रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं, वहाँ पे जैमर्स लगा रहे हैं। तो तमाम वो चीज़ें आप हथकंडे अपना रहे हैं जिसके आपकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब ना हो। तो क्या ये कंपनसेशन उनके पेरेंट्स को नहीं मिलना चाहिए जिनके बच्चियों के साथ ये हुआ है? और वो बच्चियों के जो मेंटल उनको लॉस हुआ है, आज वो इस डर के में कितने साल ज़िंदगी जिएंगी कि पता नहीं उस समय उनकी वीडियो वाकई ही बन चुकी है, अभी वायरल नहीं हुई, उनकी शादी होने के बाद वायरल हो जाए, उनके ससुराल वालों के पास पहुंच जाए, तो कितने लोगों का करियर स्टेक पे है, कितने लोगों की फैमिलीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार को इसके ऊपर एक्सपीड करके जल्दी से जल्दी इसका फैसला करवाना चाहिए। और जिस तरीके से ढुलमुल रवैया चल रहा है, 2-3 दिन हंगामा हुआ, सारे मीडिया चैनल्स ने भी दिखाया, अब सब खामोश हो चुकी हैं। तो क्या उनके मुंह और जेबें भरी जा रही हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, रंजीता जी, अक्सर भारत में ये देखा जाता है कि अगर महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है तो महिला के कपड़े कैसे हैं, महिला रात को बाहर तो नहीं जा रही है, महिला ने कुछ मेकअप तो पुट ऑन नहीं किया है, महिलाओं को ही उस अपराध के लिए जो है सबसे बड़ा दोषी ठहराया जाता है। इस वीडियो में भी जो वायरल हुआ था, वार्डन ने ये कहा कि अगर इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो इस तरह के जो क्राइम है ये होंगे ही। क्यों अभी तक इस दिशा में जो हमारा समाज है कोई अवेयरनेस ज़्यादा जो मैं देखती हूँ कि नहीं क्रिएट हो पा रही है? देखिए, मेंटल स्टिग्मा ये है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। मैं भी पंजाब में बॉर्न एंड बॉटम हूँ। मुझे भी अभी भी याद है जब हम भी कॉलेज में थे तो उस दौर में खूबसूरती होती थी और जिस तरीके से लड़के पीछा करते थे, कमेंटिंग करते थे, तो हम भी घर पे आके शिकायत करते थे कि पापा आज उसने हमें ये कहा। तो हमें प्रोटेक्ट करने की बजाय या उस चीज़ को समझाने की बजाय हमें ये जवाब मिलता था कि आप उनकी तरफ देखो मत, आप उनकी तरफ देखते हो तभी आपको ये जवाब देखने को मिलता है कि वो आपको इशारे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी वो मेंटल स्टिग्मा पेरेंट्स के दिमाग में है कि कहीं ना कहीं अपने ही बच्चियों को दबाया जाए, उनको ही कहा जाए कि आप अपने आप को सुधारो, ना कि हम जो समाज है उसको सुधारें। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बच्चियों से ज़्यादा अपने लड़कों को समझाएं कि उनको सोसाइटी में कैसे मूव करना है, उनको गर्ल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको अपनी बहनों के अलावा बाकी गर्ल्स के साथ वो एक सोसाइटी में उसमें आते हैं तो उनको उनके साथ कैसे उनका बिहेवियर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शिक्षा हमें घर से ही शुरू करनी पड़ेगी। जैसे आज दादियों की इच्छा होती है कि हमारे घर में एक पोता हो,
तो दादियों को ये भी सिखाना पड़ेगा पोतों को कि किस तरीके से तुमने बिहेव करना है और तुम्हें किस तरीके से सेंसिटिव होकर जो है महिलाओं के प्रति उनकी एक इज्जत और एक रिस्पेक्ट जो है उनकी आंखों में होनी चाहिए टिल द एज ही गेट मैरिड। तो ये चीज़ें हमें ही सिखानी पड़ेंगी। और जो लाड प्यार में हम लड़कों को बच्चों को खुली छुट्टी देते हैं कि आपके लिए चाहे रात को आप 10 बजे आइए 11 बजे आइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो जब तक हम इस चीज़ों पर रोकथाम नहीं करेंगे ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं रंजीता जी, लेकिन जो महिला अधिकार है और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनसे जुड़े मेरे कुछ और सवाल बाकी हैं चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और आज हमारी अतिथि हैं रंजीता मेहता, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव भी हैं। रंजीता जी, बातचीत आगे बढ़ाऊंगी। जब हम महिला अपराध की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो एक रोल है, जो भूमिका है, वो महिला आयोग की होती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर है चाहे वो राज्य स्तर पर है। लेकिन कहीं इतना साल गुजर गया है, हम स्वतंत्रता के जो है 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, लेकिन इन आयोग की जो भूमिका है वो अपना काम सही से नहीं करती नजर आ रही। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय महिला आयोग की बात है, रेखा शर्मा चेयरपर्सन है और दूसरा टेन्योर है उनका, पर मैं ये मानती हूँ कि लोकल लेवल पे उस स्टेट के अंदर किस तरीके का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है उसके ऊपर काम बहुत डिपेंड करता है। जैसे अभी हाल ही में रेणु भाटिया जी ने हमारे हरियाणा में महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में संभाला है और बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक जगह पर जहाँ पर पुलिस वालों की कोताही की वजह से लड़की का मेडिकल कराया गया और लड़के का मेडिकल नहीं कराया गया, उसकी वजह से उन्होंने खूब उस फटकार लगाई है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस चीज़ में सेंसिटाइजेशन क्यों नहीं है। तो जो लोकल टीम है अपना दायित्व कितना निभा रही है, DCPOs कैसा काम कर रहे हैं, महिला आयोग के अंडर जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो कैसा काम कर रही है, ये बहुत डिपेंड करता है उस चीज़ों के ऊपर। और मैं मानती हूँ कि आज अवेयरनेस और आज जिस तरीके की मॉडर्निज्म आ रही है, हम बच्चियों को बहुत इंडिपेंडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चियाँ मॉडर्न हो भी रही हैं। अगर हम अपने घरों में बात करें तो हमें नहीं लगता कि हम कोई फ़र्क नज़र आता है हमें, ये हमारी ये बेटी है और ये हमारा बेटा है। पर निश्चित तौर पे बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि इसको दूसरे घर पे जाना है, इसको सेंसिटाइज करके इसको सिखाना है कि क्या इसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। तो महिला आयोग निश्चित तौर पे और बेहतर काम कर सकती हैं और ऑलरेडी बेहतर काम कर रही हैं। हरियाणा में अगर मैं बात करती हूँ, अब लखीमपुर की जो बात है, अभी हाल ही में 2 दलित बच्चियों को वहाँ पे बलात्कार के बाद लटका दिया गया। तो ऐसी ऐसी जगह के ऊपर जब बार बार कांड होते हैं, और ये पहला कांड नहीं है, निर्भया कांड से लेकर अब तक जितने भी ऐसे बड़े बड़े कांड हुए हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि समाज में जो क्रूरता है किसी समाज के प्रति या फैमिली मेम्बर्स ही हैं। बहुत हमारे पास केसेस आते हैं, बच्चे आते हैं जहाँ पे स्टेप फादर्स ने ही अब्यूज़ किया है और प्रेग्नेंट किया है। हाल ही में हमारे पास 12 साल की बच्ची है मेरी संस्था के अंदर, उसके हमने डिलीवरी करवाई कल्पना चावला हॉस्पिटल में और उसने बच्ची को जन्म दिया है। उस बच्ची को हम अनाथ आश्रम में लेकर आए हैं। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप देखिए कि अगर फैमिली के अंदर ही हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ना तो पुलिस कुछ कर पाती है ना ही आयोग कुछ कर पाते हैं। वो चीज़ें जब अंजाम से बाहर हो जाती है तभी हमारे नॉलेज में आती है। जब पेट तो यहाँ पर भी जो आपने उदाहरण दी, यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि ये जो आयोग है ये अपनी जो मदद का हाथ है, अपनी मदद का हाथ क्या परिवारों तक संदेश पहुंचा पाने में नाकाम रहे हैं कि हम मदद के लिए हैं, आप एक बार सिर्फ हमें संपर्क करके देखिए। आज अगर वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन और वुमेन हेल्पलाइन की बात करते हैं तो हर जगह बार बार डिस्प्ले बोर्ड्स पे किया जाता है कि 1091 बच्चों की हेल्पलाइन है और 1098 वुमेन हेल्पलाइन है। अब कितने लोग उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम डाटा की बात करें तो रेगुलर 30 से 35 कॉल हमारी वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन पे आती हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको हम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर हर तरीके के उलझने और केसेस आते हैं जहाँ पर कहीं डॉरी की डिमांड अभी भी की जा रही है। आज भी 7 साल से ज़्यादा शादी हो चुकी है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। आज भी जो है बच्चियों को आगे पढ़ने की पढ़ाई रोकने के लिए कि +2 के बाद बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा तो माएँ कंप्लेंट करती हैं कि इसमें हमारी हेल्प करो। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस आते हैं और हम कोशिश करते हैं अपने लेवल पे इनको सॉल्व करने की। तो ये जो केसेस आते हैं, क्या ये इन शिकायतों में ऐसा भी होता है कि जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस है उसके खिलाफ कोई आपके पास आवाज़ आती है? इनकी तादाद कितनी होगी? नहीं, मैं बताया कि 30 से 35 जो केसेस हैं हर डिस्ट्रिक्ट में ये ऑन एन एवरेज आते हैं।
और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हमने बाकायदा अपने सेंटर्स के अंदर काउंसलर्स बिठा रखे हैं जो कि तुरंत वहीं पर इनको काउंसलिंग करके इनका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अगर सोल्यूशन नहीं हो पाता फिर उसको फिर पुलिस में FIR रजिस्टर करके उस माध्यम से उनकी जो है कंप्लेंट को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। आज अगर हरियाणा बाल कल्याण की बात करूँ 47 जगह पर हमारे मिनी और बड़े बाल भवन है जहाँ पर हमारे काउंसलर्स भी बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, हेल्पलाइन भी चल रही हैं। अब हाल ही में मैं आपको अम्बाला का एग्जांपल देती हूँ। अम्बाला में हमारे रेलवे स्टेशन पे चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसके अंदर बच्चों को वहाँ से बाहर से लाकर यहाँ पर काम कराने के लिए बेचा जाता है। अच्छा। और हम हर हफ्ते 17 बच्चे, 15 बच्चे, 12 बच्चे रेस्क्यू करते हैं। ये अम्बाला रेलवे स्टेशन की बात कर जी। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि क्योंकि वो दूसरे स्टेट से हैं, बच्चे बंगाल से आए हैं, बच्चे किसी और जगह से आए हैं, तो हम हरियाणा में उनको नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम उनके मोबाइल से उनके पेरेंट्स का नंबर लेते हैं, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों को तो उनके पेरेंट्स ने विलिंगनेस से भेजा है वहाँ पे जॉब करने के लिए या पैसे कमाने के लिए। तो हम उनको रेस्क्यू करके 10 दिन रख के वापस भेजते हैं, अगले ही दिन वो किसी और ट्रेन पे उनको चढ़ा देते हैं कि चलो हरियाणा नहीं तो पंजाब में जाओ, पंजाब में नहीं तो कहीं और जाओ जहाँ पे आप अपना लाइवलीहुड कमा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें बहुत दिक्कत आती है कि कानून के तहत हमारे हाथ बंधे हैं, हम उनको आउट ऑफ स्टेट रख नहीं सकते हैं, उनको स्टेट में हमें भेजना पड़ता ही है और नेक्स्ट डे ही वो किसी और ट्रेन पे चढ़ाकर उनको फिर से उस चीज़ के लिए भेज दें, क्योंकि उनका कहना है कि ये कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो ये जो नेक्सस है, आपने कहा कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर लाए जाते, तो जाहिर सी बात है इस राज्य में भी कोई एक गिरोह होगा या रैकेट होगा जो कि इस काम में लगा। तो इस तरह के रैकेट्स के खिलाफ जो है जब आप शिकायत करती हैं तो एक्शन का जो है वो निश्चित तौर पे एक्शन होता है। जब हम एक्चुअली इन बच्चों को इतना ट्रेन करके भी जाता है कि इनसे बार बार पूछा जाता है कि आप किसके साथ आए हो, किसके कहने पे आए हो, किससे मिलना है आपको यहाँ पे आके, तो बार बार वो यही कहते हैं कि हम जी घूमने आए हैं, हम अपने ताया के पास घूमने आए हैं, हम चाचा के पास घूमने आए हैं। उनको इतनी बुरी तरीके से रटा के ये लोग भेजते हैं। कई बच्चे हैं जिनको जो चाहते हैं कि नहीं हम वापस नहीं जाना चाहते, तो फिर हम उस तरीके से उसकी कार्रवाई शुरू करते हैं कि उन बच्चों को हम यहीं पे रेस्क्यू करें। पर हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि उनके पेरेंट्स को बुलाकर हमें उनको सौंपना पड़ता है। और जो लोग ऐसी कार्रवाई में पकड़े जाते हैं निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई होती है और वो सलाखों के पीछे किए जाते हैं। पर ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। हमारा रेलवे स्टेशन में तो खास हमारे पास जो है हर हफ्ते जो है 15 से 17 बच्चे हम रेस्क्यू करते हैं। जी। और हरियाणा राज्य में और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है इसके मामले ज़्यादा देखने नहीं, ज़्यादा अम्बाला में ही हमारे पास इस तरीके के बच्चे आते हैं, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन से जंक्शंस एक पंजाब की तरफ और बाकी जगह पे ट्रेनें काफ़ी जाती हैं, तो मेजर जो है इसलिए हमने चाइल्ड हेल्पलाइन बाकायदा रेलवे स्टेशन के ऊपर ही बना रखी है, उस प्लेटफॉर्म पे ही बना रखी है कि किसी तरीके की थोड़ी सी भी हमें शक पड़ता है कि वहाँ पे जो अंदर वेंडर्स हैं कुछ बेचने के लिए जाते हैं तो वो ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बच्चे जो हैं अकेले आ रखे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी वहाँ की अम्बाला टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और हर हफ्ते हम बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। आप जो हरियाणा बाल कल्याण परिषद के लिए काम कर रही हैं, इस हाल ही में आपको केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है उन्होंने सम्मानित भी किया है और आपकी गतिविधियों के लिए आपकी प्रशंसा भी की गई है। अडॉप्शन को लेकर जो बाल कल्याण परिषद है वो किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो आपके कल्याण परिषद में हैं उनको जो पेरेंटिंग है उनका भी जो है एक सानिध्य मिल सके? देखिए, कारा के थ्रू हमारे यहाँ पे अडॉप्शन होती है, बहुत सी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप कारा पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, पर थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी है, 1 साल के करीब लग जाता है जब आपकी टर्न आती है, क्योंकि उससे पहले लंबी प्रक्रिया है जो कारा भी जो है फॉलोअप करता है, जिसके अंदर आपके फाइनेंशियल्स, आपके क्रेडेंशियल्स, आपका सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद ही बच्चा आपको सौंपा जाता है। तो उसके तहत हज़ारों बच्चों की अडॉप्शन जो है ऑलरेडी हम हमारी संस्था के द्वारा करा चुके हैं। 1971 से लेकर अब तक अगर मैं बात करूं तो 22 मानद महासचिव मेरे से पहले इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रह चुके हैं और हमारे यहाँ से बच्चे अब्रॉड भी जाते हैं। बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है जब हम फॉलोअप करते हैं और बच्चे काफ़ी तो यहाँ पे हमें मिलने भी आते हैं कि अपने शिशु गृह को देखने आते हैं कि हमारा बचपन कहाँ में बीता है। तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि वो बच्चे आज इतने अच्छे घरों में, इतने अच्छे हाथों में उनकी परवरिश हो रही है कि वो एक अच्छा इंसान बन के अपने देश का नहीं अपने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। आपने जब से ये पद संभाला है उसके बाद से अडॉप्शन में कोई तेज़ी आई है? हाँ, लोकल लेवल की मैं बात करती हूँ 15-20 तो अडॉप्शंस मेरे आने के बाद भी हो चुकी हैं। हालांकि
मुझे सिर्फ 4 महीने हुए हैं। तो बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो अडॉप्शन के लिए मैक्सिमम बस बच्चियां ही आती हैं, लड़के कम आते हैं। हाल ही में एक लड़का भी आया है, पर जनरली यही देखने को मिलता है कि अर्ली एज वाले जो बच्चे हैं, 12 साल 14 साल 16 साल की बच्चियां जो माँ बन रही हैं, वही अपने बच्चों को जो है हमारे पास छोड़ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं लव अफेयर्स में कैरी करके उसके बाद वो पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते और वो छोड़ जाते हैं। कुछ बच्चियां हमें झाड़ियों में मिलती हैं, कुछ बच्चियां हमें पालनों में मिलती हैं। पैथेटिक अभी भी वही सब जो अभी भी चल रहा है। अभी एक छोटा भी सा ब्रेक लूंगी मैं यहाँ पर रंजीता जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं चर्चा में और फौरन लौटते हैं कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और रंजीता मेहता से हम आज जो सच जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिला अपराधों या महिला सुरक्षा से जुड़ी जो तमाम परिस्थितियां हैं, क्या वाकई में उसमें कोई सुधार होता नज़र आ रहा है। आपने ब्रेक पर जाने से पहले रंजीता जी कहा था कि अभी भी आपके सामने बार बार ये तस्वीर आती है कि बच्चियां जो है झाड़ी में मिल रही हैं, बच्चियों को लोग छोड़ के चले जाते हैं। अनाथालय में जो ज़्यादातर जो संख्या है वो बच्चियों की है और ये सालों से ये जो तस्वीर है ये बदल नहीं रही है। आपने जब से ये पद संभाला है, जो बच्चियां हैं उनकी संख्या कितनी ज़्यादा होती, पहले से कुछ कमा है या फिर आप इसके लिए कुछ प्रयास कर रही हैं? नहीं, लगातार अगर मैं बात करूं तो बच्चियां ही ज़्यादा आती हैं। अभी आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है अगर कोई कम उम्र की बच्ची डिलीवरी करती है कि आप इसको ले जाइए आकर। तो इस बार बाय कोइंसिडेंस एक मेल बेबी पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ और आप इमेजिन करेंगे हॉस्पिटल में तमाम लोग जैसे ही डिलीवरी, हाय सानू दे दो, हाय सानू दे दो, हाय इन्ना सोना सानू। जब लड़की पैदा होती है और लड़की इस तरीके से अडॉप्शन के लिए दी जाती है या छोड़ी जाती है, कोई भी इस तरीके से डिमांड नहीं करता कि हाय जी हमें दे दो। तो एक लड़के की इतनी क्रेज़ आज भी हमारे समाज के अंदर है, तो देख के दुर्भाग्य की बात है। सोचना पड़ता है हमें कि जिस तरीके से मतलब लड़के को लेने के लिए हर कोई हॉस्पिटल में भी तैयार था, इस तरीके की क्रेज़ वो बच्चियों के लिए क्यों नहीं है। वो किस वजह से नकारी जाती हैं, वो किस वजह से छोड़ी जाती हैं, किस वजह से झाड़ियों में उनको फेंका जाता है। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में वही स्टिग्मा है कि घर में लड़का ही होना चाहिए और लड़कियां एक के बाद जब दूसरी होती है तो बर्दाश्त नहीं की जाती। आप जब ये बात कहती हैं रंजीता जी, तो जब से बीजेपी सरकार आई थी हरियाणा में, चाहे केंद्र में जो है नेतृत्व में, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चलाया गया था और कहा गया था कि हरियाणा में जो एक सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, इसमें एक सुधार भी आया। क्योंकि हरियाणा बहुत बदनाम था अपनी बेटियों को कोख में ही मारने के लिए, और एक सुधार की बात कही थी। इसके बावजूद जो है वो ये निराशाजनक जो तस्वीर है ये बदल नहीं रही है। देखिए, जहाँ तक मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात मानती हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी का कि उनके आने के बाद सख्ताई इस कदर है कि जो पहले अबॉर्शंस किए जाते थे वो तो ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। बच्चों को जो कोख में मारा जाता था वो बिल्कुल बंद हो चुका है और कहीं ना कहीं जो संख्या है उसमें भी रेशो में बहुत सुधार आया है। मैं उस समय की बात करती हूँ जब 1000 के प्रति 700 बच्चे जो बच्चियां रह गई थी लड़कों के प्रति, पर आज जो रेशो है 900 से पार हो चुकी है। तो एक ये अच्छी खबर है हम सब के लिए। पर कहीं ना कहीं मैं आपको वही बात बोल रही हूँ कि जो छोटे परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते, वो जो लोग हैं, एक के बाद जब दूसरी बेटी पैदा होती है, वो चाहे वो किसी भी तरीके का डर है, चाहे वो उसकी सुरक्षा को लेकर डर है, चाहे उसकी परवरिश को लेकर डर है, वो उनके द्वारा छोड़ दी जाती है, झाड़ियों में फेंक दी जाती है। और स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ, अगर उनके घर में नॉर्मल बच्ची नहीं पैदा होती, अगर फिजिकली मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा होता है, उसको तो निश्चित तौर पे जो है पेरेंट्स संभालने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको छोड़ देते हैं। और मैं सल्यूट करती हूँ हमारी जो आयाज़ हैं, हमारी जो हेल्पर्स हैं, वो जिस कदर उनका ख्याल रखती हैं, जिस कदर उनको संभालती हैं, एक बहुत बड़ी जो है एक सेवा है। आप माँ बाप भी नहीं कर सकते जो वो लोग उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम कर्मचारी हैं वो भी तभी ज़्यादा ईमानदारी से या डिसिप्लिन से काम करते हैं जब नेतृत्व जो है वो उन्हें सही दिशा में मिलता है। तो आपके नेतृत्व में आपने जो देखा, आपके कितना परिवर्तन जो है आ चुका है? देखिए, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं रेगुलर विजिट करती हूँ अपने इन सेंटर्स में जहाँ पे मेरे ये बच्चे आते हैं। अब हाल ही में अगर मैं पिछले 4 महीने की बात करूँ तो 12 से 15 बच्चियाँ हमारे पास और आई हैं, नई बच्चियाँ आई हैं जो 1-2 दिन की 4 दिन की हैं, और एक लड़का आया है। तो और उसी तरीके से अडॉप्शन भी हुई हैं। बट जो ये बच्चियाँ हैं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चाहे वो फिज़िकली मेंटली फिट नहीं है, फिर भी हम उनका ट्रीटमेंट करवा कर
जो बेस्ट उनके लिए हो सकता है वो, चाहे अब एक बच्ची आई है जो जिसके हाथ पैर बिल्कुल जकड़े हुए हैं, ना उसकी बाजू खोल सकती है, ना उसकी टांगे बिल्कुल अपार्ट है जुड़ सकती हैं, तो उनको वो फिज़िकल मेंटल जो एक स्टिग्मा है उस बच्चियों को उनसे दूर रख के उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही पाला जाए और उनको वो फिज़िकल ट्रीटमेंट दिया जाए डॉक्टर से। प्लास्टर लग रहे हैं उनके, वो उनको थेरेपीज दे रहे हैं ताकि कुछ हद तक वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाए जैसे आम बच्चे जीते हैं, उनके साथ खेल कूद कर पाए। बट वही अफसोस की बात है कि जो एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बच्चा है जिसको नहीं ठीक किया जा सकता, तो वो जितने दिन जीता है उसकी सेवा ही जो है हमारा कर्तव्य बनता है और वो हम करते हैं। आपकी स्टेटमेंट में देख रही थी, हाल ही में आप विजिट करने कहीं गई थी, तो आपने एक बात कही थी कि बच्चों में नशे की जो लत है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और आप जब जगह जगह अलग अलग बाल भवनों में जाती हैं तो आपको ये नशे की जो समस्या है वो शहरी इलाकों में ज़्यादा नज़र आ रही है या फिर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा? देखिए, जो नशे का हमारा केंद्र है वो सिरसा बेल्ट में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो पंजाब के साथ लगता एरिया है, वहाँ पे बच्चे से लेकर बड़े तक भी हमारे सेंटर्स में वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। और वहाँ पे नशा मुक्ति को लेकर इतनी अवेयरनेस के बावजूद जो ये नशा है वो ट्रैवल करके कहीं ना कहीं पंजाब से हरियाणा में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब बहुत ज़्यादा फेमस था, बदनाम था इस चीज़ के लिए, पर कहीं ना कहीं अब ये चीज़ हरियाणा के अंदर मूव कर रही है और उसके लिए बार बार फ्लाइंग स्क्वाड्स भी इसके ऊपर बहुत सख्ती से काम करते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ये चीज़ें ना हो। पर जो पंजाब के साथ लगती बेल्ट और पूरा एरिया है वहाँ पर इसके लिए हमें बहुत प्रिकॉशनरी बार बार छापे मारने पड़ते हैं, बार बार चेक करना पड़ता है कि बच्चों के पास नशा पहुँचता कहाँ है। और जो जहाँ तक ग्रामीण इलाके की बात है वहाँ पर दूसरे तरीके का नशा किया जाता है और जहाँ पर शहर की बात है वहाँ पर दूसरे तरीका का है। तो हर तरीके का नशा कितना एक्सेस बच्चों के पास उसका अवेलेबल है और उसको कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज और एक हमारे लिए एक डिफरेंट चैप्टर होता है जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है। और ऑलरेडी हमारी संस्था नशा मुक्ति केंद्र संभाल रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं हमारे, अगर हम पूरे हरियाणा की पैन हरियाणा की बात करते हैं तो बाल भवन की जो रिजल्ट्स हैं बहुत बढ़िया है। अब मैं बात करना चाहूँगी सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट भी जो है, जो उनकी अचानक मौत हो गई तो सबको यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो गई है और आपको भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी मौत हो गई है। सोनाली फोगाट की मौत को भी मैं कहूँगी कि जो जांच जिस तरह से की जानी चाहिए थी पुलिस की तरफ से, अगेन वही बात है कि एक महिला अगर किसी अपराध का शिकार होती है तो वो सिंसियरिटी, वो गंभीरता जो पुलिस को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जाती, और यहाँ तो सवाल बीजेपी की नेता का था तो भी यहाँ पर नहीं दिखाई गई। देखिए, जहाँ तक सोनाली फोगाट की बात है, मेरी अच्छी दोस्त थी और एक रात पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। जिस समय मेरी रात को 10 बजे बात हुई है उनसे, बिल्कुल भी इस तरीके की कोई सी बारे में कि वो किसी प्रेशर में थी या उनके ऊपर कोई वो था, वो मुझे नहीं नज़र आया ना बातचीत करते हुए। और सुबह पता चला कि शी इज़ नो मोर। इट वॉज़ अ बिग शॉक। पर जहाँ तक जांच की बात है, जो उनकी फैमिली की डिमांड थी, शुरू में गोवा पुलिस और गोवा के जो प्रशासन था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, काफ़ी शोर मचा। पर जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को संभाला, उनकी बेटी से और उनके परिवार वालों से पूछा गया कि आप किस तरीके की जांच चाहते हैं, जिस तरीके की जांच की भी उन्होंने डिमांड की थी ताकि उनकी सेटिस्फैक्शन हो सके, तो तमाम वो एसआईटी और वो कमेटियाँ गठित कर दी गई हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और उसके अंदर काफ़ी हद तक जो सफलता भी हासिल हुई है। जो उनके साथ में उनका पीएसओ या जो वो एक मतलब उसने इस चीज़ को एडमिट किया है कि सब चीज़ें उनके द्वारा ही की जा रही थी और पर्पसली प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए ये सब चीज़ की जा रही थी। और काफ़ी चीज़ों में तो उन्होंने उसको एज ए वाइफ लिखवा रखा था सोनाली को। तो वही है कि जब एक क्लोज इंसान आपके साथ इस तरीके का काम करता है तो उसके अंदर सरकार और पुलिस प्रशासन एक हद तक ही इंटरवीन कर पाते हैं जब तक वो चीज़ें घटित नहीं होती हैं। सोनाली की बात इसलिए चौंकाती है और इतनी ज़्यादा दुखी इस बात पर होते हैं क्योंकि उनका एक समाज में जो था एक नाम था और एक ओहदा था, एक बीजेपी नेता होने के नाते विधानसभा चुनाव लड़ चुकी थी और उनके साथ कहीं ना कहीं अगर बिहाइंड द सीन क्राइम हो रहा था तो वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। आपको लगता है कि महिलाएं अभी भी जो है बैक डोर से बिहाइंड द सीन जो है किसी तरह की क्राइम का सामना कर रही होती लेकिन आवाज़ जो है खुलकर नहीं उठा पाती? मैं वही आपको बता रही हूँ कि इस सीन के अंदर बार बार ये चीज़ें आ रही थी कि वो भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो रही थी। कहीं कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें जो थी वो वीडियोज़ उसके पास शख्स के पास थी
जिसको लेकर लगातार वो उनको ब्लैकमेल कर रहा था और वो सह रही थी। ये चीज़ बेहतर होता वो किसी से शेयर करती तो उनको मदद मिल पाती, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हम। आज भी हमारे समाज में इस चीज़ की कमी है कि हम अपनी बातों को किसी से शेयर करें, और वो पॉजिटिविटी की जाए नेगेटिव चीज़ें हमारे पास ज़्यादा लेके आती हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत दुख है, एक अच्छे इंसान, एक अच्छी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने खोया है। उनका बहुत ब्राइट फ्यूचर था और एक अच्छी कार्यकर्ता के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती थी, और आज वो हमारे बीच में नहीं रही हैं तो ना केवल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बल्कि पूरे हरियाणा को नुकसान हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको सज़ा मिले, और ताकि ये मैसेज मिले और आगे भी ये मैसेज में बच्चियों को, पेरेंट्स को, और जो लोग भी इस तरीके की चीज़ों में ग्रस्त होकर टॉर्चर हो रहे हैं वो खुलकर आगे आए। ज़माना बदल गया है, आपकी बात को समझा जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी गंवाएं इससे पहले आपको जस्टिस मिले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी। महिला अगर किसी अपराध का शिकार हो रही है तो बोलने में हिचकिचाए नहीं, ये संदेश हमारा चर्चा के थ्रू आज हम देना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ, और आज हमारे साथ बनी हुई है रंजीता मेहता। उनसे सवालों का जो सिलसिला है आगे बढ़ाते हैं। रंजीता जी, आपने जब से बाल कल्याण परिषद जो है वहाँ पर पद संभाला है, तब से आप राजनीति से बिल्कुल अब समाज कल्याण के काम में ज़्यादा नज़र आती हैं। पढ़ाई की भी बात कर रही हैं आपकी, आप इंग्लिश की जो शिक्षा है यहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनकी इम्प्रूव करना चाहती है। ये जो आपने जून में ऐलान किया था, ये कब शुरू होने वाला है? देखिए, मैंने आने के बाद ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं हमारा कि हरियाणा के छोरे और छोरियां जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं दिमाग से, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में आज भी कतराते हैं। तो क्यों ना उनकी इंग्लिश, स्पोकन जो इंग्लिश है उसको ठीक किया जाए। उसके लिए हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और साथ में आईलेट्स की तैयारी, क्योंकि आजकल बच्चों में बड़ा क्रेज़ है कि हम स्कोर देखें कि हमारे कितने बैंड आते हैं और उसके बाद क्या हम बाहर जा सकते हैं। तो उसके लिए बाहर अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो मोटी भरकम फीस जो है वो ली जाती है। तो इसीलिए हमने इन 2 कोर्सेज को इनिशिएट करके 16 अगस्त को ही गवर्नर साहब से इसका इनॉग्रेशन करवाया है, और सारे प्रोसेस जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, विद इन अ डे और 2 ओनली ये शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बैंक फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी सी बची थी जिसको अब पूरा कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम बच्चों को जिले से लेकर पूरे स्टेट लेवल तक जो है ट्रेन करेंगे, बल्कि उनके कॉम्पिटिशन्स भी करवाएंगे ताकि एक इंटरेस्ट लेवल बना रहे कि कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हमने वर्चुअल क्लासरूम तैयार किए हैं बच्चों के लिए, जिसमें हमने CSR के तहत हीरो होंडा ने हमारी मदद की। हमने पंचकुला, गुड़गांव और करनाल 3 जगह पे ये ऑलरेडी वर्चुअल क्लासरूम बना दिए हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पे हम पूरे 47 के 47 बाल भवनों में ये बनाना चाहते हैं, जिसमें बच्चे 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं जो स्लम्स से स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं या हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे बाल भवनों से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग क्लासेस इवनिंग के लिए। आज ट्यूशन्स का ज़माना है और बच्चे अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मोटी भरकम फीस ट्यूशन्स में नहीं दे पाते, और उसी को हमने वर्चुअल क्लासरूम के तहत, जहाँ पर हज़ारों बच्चे एक ही टाइम पे बैठकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो वो हम प्रोसेस भी बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ प्रॉबेबली हम शुरू कर देंगे और मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन करवाएंगे, ताकि जो बच्चे अपना 6ठी से लेकर 12वीं तक के हैं वो अपना कोर्स पूरा कर सकें और पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स हम लगातार जो है लेते हैं, ताकि बच्चे करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतने ही अव्वल आए। अब हमारा नेशनल पेंटिंग कंपटीशन चल रहा है, जिसमें हम ब्लॉक लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक के पेंटर्स जो हैं हमारे बच्चे निकल के आते हैं, और उनको हम 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन हम उनको सम्मानित करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स हैं, सिलाई सेंटर्स हैं जो हमारे संस्था के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, और काफ़ी बच्चों को जो है हुनर जो है हम देने का काम करते हैं। उसके अलावा हम लाइब्रेरीज़ शुरू की हुई हैं हमने, जहाँ पे सैकड़ों बच्चे जो अपनी स्टडीज़ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सुविधा भी हमारे सेंटर के द्वारा प्रदान की जाती है। उसके अलावा डे केयर सेंटर हमने खोले हुए हैं, जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं बिजी हैं और बच्चों का ख्याल नहीं रख, वर्किंग कपल हैं, जो बच्चे को वहाँ पे निश्चिंत होकर छोड़ सकते हैं और हमारा स्टाफ उनको संभालता है। उसके अलावा एक और पायलट प्रोजेक्ट अभी मैंने शुरू किया है, जिसको बाल संगम के नाम से हमने नाम दिया है, जिसके अंदर हम हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेरेंट्स
ओपीडी में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो आज न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बच्चों को साथ में कैरी करके जाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कैरी करते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होती है उस समय अपना इलाज कराएं कि बच्चों को संभालें। तो उसके लिए हमने विस साहब से बात की थी कि क्यों ना हर हॉस्पिटल के अंदर हमें एक कमरा दे दिया जाए जिसके अंदर एक डे केयर सेंटर बनाकर बच्चों का वहाँ पे ख्याल रखा जाए। बच्चों को टोकन दे दिया जाएगा पेरेंट्स को और उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर भी उनका इलाज चल रहा है उतनी देर बच्चा कंफर्टेबली वहाँ पर खेलेगा, कूदेगा, दूध पिएगा और सोएगा। तो ये इनिशिएटिव भी हमने किया है क्योंकि ये बहुत समय की डिमांड थी। आज डॉक्टर्स और नर्सेज भी जो वहाँ पे जॉब करते हैं, आज पीछे कोरोना में हमने देखा कि 24-24 घंटे उनको लगातार काम करना पड़ा। तो अगर बच्चा बिल्कुल आँख के पास है और आपके छत के नीचे है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली काम कर पाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने हाल ही में शुरू किया है। एक समय अब थोड़ा समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा, और राजनीति की एक फायर ब्रांड जो स्पोक्स पर्सन थी, चाहे आप कांग्रेस में रही हो चाहे आप बीजेपी में रही हो, कहीं ना कहीं हम मीडिया कर्मी जो है एक फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन को मिस करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि राजनीति जो है बेहतर वहाँ पर परफॉर्मिंग एरिया था और ये जो है ये शायद क्या किस तरह से आंक रही हैं आप दोनों ही क्षेत्रों? देखिए, अगर मैं बात करती हूँ पिछले 10-12 साल में जितना देर मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में काम किया है, डन मोर देन 5000 डिबेट्स। तो एक लंबा पीरियड टीवी पे बैठने के बाद हाँ अब 4 महीने से ब्रेक लगा है, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जो चीज़ होती है बेहतरी के लिए होती है। शायद पहले भी मैं समाज कल्याण के लिए काम करती थी, कोविड में लोगों को खाना बनाकर बांटना और सब चीज़ें मैं करती थी, पर अब फुल टाइम मुझे जो जॉब मिली है ये वाली, तो मैं ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से मुझे बचपन से ही बहुत लगाव है और उन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महामहिम हमारे राज्यपाल जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पद को जो है संभाल पाऊँ। और निश्चित तौर पे मैं ये मानती हूँ कि मैं अपना 24/7 जिस तरीके से पॉलिटिक्स में अपनी डिबेट्स को और सब चीज़ों को देती थी, तो यहाँ भी पूरा समय लगाकर अब मैंने 3 महीनों में 22 के 22 ज़िले जो है विज़िट करके कवर किए हैं। और उसी स्पीड से और उसी तरीके से काम करने का पैशन जो मुझ में है वो मैं बरकरार रखूँगी। और जो ये डिबेट्स वाला सिलसिला है, निश्चित तौर पे अब इस पारी के बाद अगली कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, यानी आप भी कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं। देखिए, एक अच्छा वक्ता होता है तो उसके समाज में जो भी कुरीतियाँ हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, तो उस पर अपनी आवाज़ जो है वो उठाने का दिल करता है। हमें लगता है कि हम भी कुछ बोले, अपनी बात रखें। तो नेहा जी, मैंने आपको ये बताया है कि ज़िंदगी में हर पारी जो है वो एंजॉय करनी चाहिए। अब 10 साल 12 साल जो लगातार उस पारी को मैंने एंजॉय किया है। अब निश्चित तौर पे अभी भी अगर कोई सामाजिक कृति की बात होती है तो मैं अपनी आवाज़ को उठाती हूँ और बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं मीडिया से कट ऑफ हो गई हूँ। आप जैसे लोग कट ऑफ रहने नहीं देते। आज भी आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके इन्विटेशन पे आई हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड है, कोई भी सेंसिटिव इशू है उसके ऊपर बात होनी चाहिए और उसके बारे में अपने विचार जरूर रखने चाहिए। और जिस तरीके से इस पारी में बच्चों को लेके मामला है, तो बच्चे तो हमारा आने वाला कल और आने वाला भविष्य है, तो इनकी बेहतरी के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है। कहीं प्रशासनिक कार्यों का जो है वो अनुभव भी है, बहुत काम आएगा आपको आगे। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जिस तरह से सामाजिक कार्यों में लगी हुई हैं, आप जो चाहती हैं बच्चों के भविष्य को सुधारना, उसमें आप कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज चर्चा द ट्रुथ में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और बड़ी हस्ती के साथ, किसी बड़े मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।